प्यारे बच्चों, कल साझेदारी संलेख की चर्चा हुई थी। साझेदारी संलेख क्या है ये जानना आपको ज़रूरी है। साझेदारों के बीच जो समझौता होता है, यदि वो लिखित और रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो ऐसे समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। यद्यपि बिना लिखित समझौते के, बिना रजिस्टर्ड समझौते के भी साझेदारी चलाई जा सकती है, लेकिन ऐसे समझौतों का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता है। यदि लिखित समझौता नहीं है और रजिस्टर्ड समझौता नहीं है तो ऐसे समझौते का न्यायालय में कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच का वह समझौता है, वह अनुबंध है जो लिखित और पंजीकृत होता है। इस लिखित और पंजीकृत समझौते में क्या होता है, इसके लिए नोट मैंने भेजा था, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको फिर से मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। तो ये कैसे पूछिए, तो डीड में क्या क्या होता है। पहला जो सबसे पहले समझौते में होता है, किसी भी साझेदारी में कहीं भी, चाहे ज्वाइंट वेंचर हो, तो पहला जो समझौता होता है वो लाभ विभाजन अनुपात तय होता है। लाभ विभाजन अनुपात यानी लाभ या हानि अगर व्यापार से होता है तो वो किस अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट या सबसे ज़्यादा जो समझौता होता है वो बराबर अनुपात का होता है। यानी सभी साझेदारों को बराबर बराबर लाभ दिया जाए। यदि बराबर बराबर लाभ दिया जाना हो तो इसके लिए जितने साझेदार होते हैं, जय भी साझेदार हैं फर्म में, उतने साझेदारों के नाम लिख करके उसके सामने एक 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 यानी एक संबंधे एक संबंधे एक संबंधे एक लिख दिया जाता है। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो वह, अगर 4 साझेदार होंगे तो 1/4, 3 साझेदार होंगे तो 1/3, 2 साझेदार होंगे तो 1/2 का हिस्सा बनेगा। इसके अलावे अगर असमान अनुपात यानी बराबर अनुपात नहीं है तो जो अनुपात होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 1 संबंधे 2 संबंधे 3, तो 1 संबंधे 2 संबंधे 3 को भिन्न में बदलेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी पहले का अनुपात हो जाएगा 1/6, दूसरे का 2/6 और तीसरे का 3/6 हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपात दिया हुआ होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं लिख के इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कैसे लिख के दिखाया जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सामने से हो रहा हूँ, नीचे कॉपी पे ये दिखाई नहीं पड़ रहा। तीसरा अनुपात कभी कभी भिन्न में ही दिया हुआ होता है कि पहले साझेदार का 1/2 है, दूसरे साझेदार का 1/3 है, चौथे का 1/6 है, और अगर हर बराबर ना हो, यानी भिन्न के रूप में अनुपात दिया हुआ है और उसका हर बराबर नहीं हो, तो ऐसे में लघुत्तम लेकर के हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के बाद ही अनुपात तय होता है। तो पहला डीड का पहला भाग है कि अनुपात, यानी साझेदारों के बीच के लाभ विभाजन का अनुपात किस प्रकार का है। ये अनुपात आप भिन्न के द्वारा, थोड़ी सी भिन्न की जानकारी लेकर के आप समझ सकते हैं। दूसरा इसका जो आता है कि साझेदार पूंजी कितनी लगाएंगे। ये पूंजी सभी साझेदार बराबर बराबर लगा सकते हैं, असमान लगा सकते हैं, या अपने लाभ विभाजन के अनुपात में लगा सकते हैं। जैसा भी, जो भी उनका समझौता है, उस समझौते के अनुपात में वो पूंजी लगाएंगे। जो पूंजी लगाएंगे उस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। इसका प्रश्न उठता है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, एकाकी व्यापार में ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि जिसे ब्याज दिया जाएगा वही लाभ पाएगा, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन साझेदारी में कई बार पूंजियां बराबर नहीं होती हैं या लाभ विभाजन अनुपात में नहीं होती हैं। ऐसे में अधिक पूंजी लगाने वाले साझेदार को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए साझेदारी में पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो साझेदार अधिक पूंजी लगाएगा उसको अधिक ब्याज मिलेगा और जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। इस तरह से अगर पूंजी असमान है या पूंजी ज़्यादा और कम है
तो किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो पूंजी पर ब्याज देने की प्रायः व्यवस्था साझेदारी की स्थिति में होती है, यानी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर प्रश्न में यानी डीड में है कि साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो जिस दर से देने की व्यवस्था होगी उस दर से उनके पूंजियों को प्रारंभिक पूंजी पर, यानी जो वर्ष के शुरू में पूंजी होगी उस पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद तीसरा डीड का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा होता है आहरण। चूँकि प्रत्येक साझेदार व्यापार करता है तो व्यापार से कुछ पैसे निकाल करके, कुछ चीज़ें निकाल करके अपने निजी कार्यों को करता है। निजी कार्यों को करने के लिए व्यापार से जो पैसा निकालता है इसको आहरण कहते हैं। आहरण, अगर आहरण पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया या आहरण को एक नियमित व्यवस्था के तहत नहीं किया गया तो कई बार कुछ साझेदार बहुत अधिक आहरण कर लेंगे और कुछ आहरण नहीं करेंगे। जो अधिक आहरण कर लेंगे उनका हित होगा और जो कम करेंगे उनका अहित होगा। इसलिए साझेदारी में प्रायः आहरण पर भी ब्याज देने की व्यवस्था कर दी जाती है। यानी अगर कोई आहरण करेगा तो वो ब्याज चुकाएगा। आहरण पर ब्याज कितना दिया जाएगा ये भी समझौते में लिखा होता है। समझौते में उल्लेख इसका होता है कि अगर साझेदार आहरण कर रहे हैं तो उस आहरण पर उनको कितना ब्याज देना होगा। इसके बाद जो समझौता होता है, समझौते में ऋण, यानी साझेदार फर्म को ऋण दे सकते हैं। कई बार कुछ साझेदार धनी होते हैं या कुछ साझेदारों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वो फर्म को ऋण दे सकते हैं। अगर वो फर्म को ऋण दे रहे हैं तो वो ऋण कितने ब्याज पर देंगे, ऋण की शर्तें क्या होंगी, इसका भी उल्लेख होता है। इसके अलावा जो साझेदार व्यापार चलाएगा, सबसे पहले तो ये कि कौन चलाएगा, यानी व्यापार में फर्म में व्यापार चलाने का अधिकार किसका होगा, कौन व्यापार चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। वैसे तो सभी साझेदारों को व्यापार चलाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर डीड में ऐसा उल्लेख कर दिया गया कि कोई साझेदार व्यापार चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा तो जिसको अधिकार होगा वही व्यापार चलाएगा। और जो व्यापार चलाएगा वह अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा, यानी या तो उसे वेतन दिया जाएगा या तो उसे कमीशन दिया जाएगा या अन्य कोई अनुलाभ दिया जाएगा। यानी कि कोई एक साझेदार अगर फर्म को चलाता है, संचालित करता है, उसकी देखरेख करता है तो उसे कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। उस पारिश्रमिक को वेतन, कमीशन या अनुलाभ कहते हैं। तो अगर डीड में ऐसा होगा तो उस साझेदार को वो अनुलाभ और वो वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा साझेदार फर्म की पुस्तकें रखेंगे, पुस्तकें रख सकते हैं। सभी साझेदारों को ये अधिकार होता है कि वो पुस्तकें रख सकते हैं, पुस्तकों को देख सकते हैं, लेकिन जैसा समझौता हुआ हो उसके हिसाब से वो पुस्तकों को रखने की जिम्मेदारी किसी एक साझेदार को दी जा सकती है। और पुस्तकें बनाने के जो तरीके डीड में बताए जाएंगे उसके मुताबिक ही किया जाएगा। इसके अलावा डीड में नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, नियम दिए जा सकते हैं कि नए साझेदार का प्रवेश किस प्रकार होगा, अगर प्रवेश होगा तो उनकी शर्तें क्या होंगी। इसके अलावा कोई साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उस संबंध में ख्याति की गणना कैसे की जाएगी या अन्य नियम क्या लागू होंगे, ये भी डीड की शर्तों में लिखा जा सकता है। विघटन के समय किस प्रकार से हिसाबों का निपटारा किया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा, किसको क्या नहीं दिया जाएगा, इसके संबंध में भी उल्लेख किया जा सकता है। यदि साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, कोई साझेदार दिवालिया हो गया तो दिवालिया के संबंध में क्या नियम लागू होंगे ये भी निश्चित किया जाता है। गार्नर बनाम मर्रे नियम दिवालिया के संबंध में है, वो गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होगा अथवा नहीं लागू होगा ये भी डीड में होगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से पूरी साझेदारी चलती है
और इसी डीड का हिस्सा आपको प्रश्न में दिया जाएगा, उसी के आधार पे आप प्रश्नों को करेंगे। अभी अगले वीडियो में मैं बताता हूँ कि और कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है आज की डेट में। धन्यवाद।